हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे क्या। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग 3 टाइप्स के सेक्टर पढ़ेंगे। जो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, 3 मेन सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, मतलब प्राइमरी सेक्टर में किसका यूज होता है, नेचुरल रिसोर्स का। जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, फिशिंग प्राइमरी सेक्टर में आता है, माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आता है, डेयरी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स बेस्ड है वो किसमें आएगा, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग आता है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, टर्सरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन सेंस, जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो उसमें आप लोग को क्या मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहां क्या मिलता है, बैंकिंग का सर्विस। मतलब बोलने का सेंस शॉर्ट में ये है कि जब आप बस में बैठ रहे हैं तो आप पैसा दे रहे हैं, जब आप पैसा दे तो क्या रिटर्न में आपको एप्पल, मैंगो, बनाना या कोई सामान दे रहा, नहीं दे रहा, वो आपको क्या दे रहा, सर्विस। मतलब पैसे के बदले आपको क्या मिल रहा, सर्विस मिल रहा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, सर्विस सेक्टर। टूरिज्म, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां क्या मिलता है, सर्विस मिलता है। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां क्या मिलता है, सर्विस। तो सर्विस किस में आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। प्राइमरी सेक्टर से हम लोग यूजर्स नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली, इसका हमने पहले बता दिया था। एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, डेयरी आता है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एंड माइनिंग। ये सारा कौन सा सेक्टर में आता है, ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलता है कॉटन। कॉटन से क्या बनाया जाता है, यार्न, मतलब धागा। ठीक है, और उस यार्न से क्या बनता है, क्लोथ बनता है। अगर कॉटन मिले नहीं तो क्लोथ कहां से बनेगा, तो आगे वाला टाइम में जाना होगा पत्ता मैंने। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलता है, इस रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, एक प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, चेंजेस नेचुरल प्रोडक्ट इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मतलब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट को या फिर रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, उसे किसमें कन्वर्ट करता है, फाइनल गुड्स में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। मतलब रॉ मटेरियल का यूज करके वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, गुड्स बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कॉटन मिला, कॉटन को क्या बना दिया, वो यार्न बना दिया। क्या हुआ, नेचुरल सोर्स का यूज करके गुड्स बना रहा। ठीक है, फिर इस यार्न में यूज करके क्या बन रहा है, क्लोथ बन रहा। तो इनका काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का ही तो काम हो रहा है ना। तो ये काम कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ये सारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है। टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू पीपल। टर्सरी सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एजुकेशन, जब आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या कहीं भी आप जाते हैं, वहां पर क्या मिलता है, सर्विस मिलता है। ठीक है, हेल्थ केयर, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं, वहां पर क्या मिलता है, सर्विस मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन पहले बताया था मैंने, वहां आपको क्या मिल रहा है, तो आप किसी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, किसी फोर व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है। बैंकिंग क्या मिल रहा, सर्विस मिल रहा। ट्रेड एंड कॉमर्स, वहां भी क्या मिल रहा, सर्विस। ये सारा कुछ किसमें आएगा, सर्विस सेक्टर में। नेक्स्ट आता है टर्सरी सेक्टर एग्जांपल इन डेली लाइफ। टर्सरी सेक्टर का डेली लाइफ एग्जांपल ये तो हमने बता ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्विस वी यूज एवरी डे। ये सारा सर्विस है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड दिस सर्विसेज, कौन प्रोवाइड करता है सर्विस, मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन दिस सेक्टर। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इस सेक्टर में काम कर रही है और इस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे एज अ टीचर हम लोग किस सेक्टर में आएंगे, हम लोग सर्विस सेक्टर में आएंगे। ठीक है, की पॉइंट, द टर्सरी सेक्टर हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इकोनॉमी। मतलब हमारा जो टर्सरी सेक्टर है वो ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारे कंट्री का। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउ आर दे कनेक्टेड। मतलब हमारे जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। सर प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है,
उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, फिनिश गुड्स बनाता है या फिर मोस्ट से गुड्स बनाता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल मिला उससे गुड्स बनाया, सेकेंडरी सेक्टर ने मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम किया। अब उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को या फिर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक कौन पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यहाँ से यहाँ क्या हेल्प किया है, सर्विस। अब यहाँ जो फिनिश गुड्स बन जा रहा है उस गुड्स को भी मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर एक दूसरे से दोनों तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, यह एग्जांपल दिया, दे आर इंटरडिपेंडेंट। पहला है प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जैसा मैंने पहले बताया उसी को मैं रिपीट करते रहा हूँ, लाइक हमारे पीपीटी के लाइन से, कि प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड गुड्स टू द टर्शियरी सेक्टर एंड फाइनल कंज्यूमर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, फाइनल गुड्स बनाता है, उसे किसे प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को और टर्शियरी सेक्टर को। टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस दैट हेल्प ऑल सेक्टर टू ग्रो। और टर्शियरी सेक्टर क्या कर रहा है, सारे सेक्टर को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। जैसे एग्जांपल दिया है एक हेडफोन का, हम लोग बात करते हैं माइक वाला हेडफोन। तो जैसे हम लोगों ने देखा होगा टर्शियरी सेक्टर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलिंग सेंटर। ठीक है, हर एक कंपनी का अपना सर्विस कस्टमर केयर सेंटर है, तो वो कस्टमर केयर सेंटर भी क्या है, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो हर एक जो सेक्टर है उसका डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब इससे थोड़ा बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ थ्री सेक्टर, मतलब इन तीनों सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइड, मतलब प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर सेक्टर, सपोर्ट्स लाइफ एंड लाइवलीहुड। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर होता है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर उसी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करता है और एक यूजफुल गुड्स बनाता है जो हमारे काम आता है। और टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल को पहुंचा रहा फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से जो गुड्स बना है उसे पहुंचा रहा हम तक। तो ये जो थ्री सेक्टर्स है ये मिलकर क्या कर रहे हैं, हमारे जैसे लोगों का हेल्प ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर जो होता है। तो एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर डिपेंड है रेनफॉल के ऊपर, सनशाइन, सॉइल और क्लाइमेट। जैसा रेनफॉल होगा, ठीक है, लाइक कोई ऐसा क्रॉप है जिसको ज्यादा रेन चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्रॉप को आगे जो होता है सनशाइन चाहिए होता है, अच्छा क्लाइमेट चाहिए होता है, अच्छी सॉइल चाहिए होती है। तो हमारा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, ये जो सारा सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारा किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है सारा सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, मतलब तीनों सेक्टर एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है थ्री सेक्टर्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, दीस सेक्टर आर हाईली इंटरडिपेंडेंस। द एक्टिविटी ऑफ वन सेक्टर ऑफन डिपेंड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ अनदर सेक्टर। मतलब बोलने सेंस क्या है, जैसा हमने पहले बताया कि एक सेक्टर का एक्टिविटी दूसरे सेक्टर की एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, मतलब ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस होता क्या है, देखो इंटरडिपेंडेंस मींस वन सेक्टर डिपेंड ऑन अनदर सेक्टर फॉर इट्स एक्टिविटी। मतलब इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक सेक्टर अपने एक्टिविटी के लिए दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वो किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, क्योंकि उससे अगर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिनिश गुड्स बना नहीं पाएगा। प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, टर्शियरी सेक्टर पे, कि अगर रॉ मटेरियल को कंपनी तक पहुंचाएगा या नहीं, मतलब टर्शियरी सेक्टर कंपनी तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर रॉ मटेरियल तो वेस्ट हो गया, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने का बेनिफिट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हर एक सेक्टर अपनी एक्टिविटी के लिए एक दूसरे सेक्टर पे इंटरडिपेंडेंस है। एग्जांपल शुगर केन मिल का दिया हुआ है। ठीक है, फार्मर ग्रो शुगर केन इन द फील्ड, फार्मर अपने फील्ड में शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस शुगर मिल, सॉरी द शुगर मिल टेक्स शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल। जो शुगर मिल होता है वो शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल लेता है, अब जिससे शुगर बनाता है, और इस बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा, सर्विस सेक्टर कर रही है। The third example, farmer depend on the other sectors. Farmer other sector पे डिपेंडेंट है। जैसे फार्मर को फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, पंप सेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो ये सारा कुछ फार्मर से चाहिए जो कि डिफरेंट सेक्टर से मिलता है। ठीक है, What happens if prices increase? अगर प्राइस इंक्रीज कर जाता तो क्या होगा, प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीज, मतलब मान लो कि जो भी एग्रीकल्चर में इनपुट लग रहा है उसका प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा,
जो कॉस्टिंग आएगा लाइक क्रॉप्स का, वो बढ़ जाएगा, मतलब इनपुट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज। मैंने पहले बता दिया कि जैसे इनपुट का प्राइस बढ़ा तो क्या बढ़ा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा। ठीक है, इससे क्या हुआ, फार्मर फार्मर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि फार्मर कितना ही पैसा लगाए लाइक प्रोडक्शन में, लेकिन उसको उससे प्रॉफिट ऐड करके तो नहीं ना मिलेगा। जैसे मान लो एवरेज जो रेट है, मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एवरेज रेट जो हमारा आटा का भी है, ठीक है, तो वो हमारा 30 पर केजी। अगले साल फार्मर ने लाइक फार्मिंग किया, एग्रीकल्चर का काम किया, उसमें उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लगा, लेकिन सडन हाइक तो नहीं ना मिल जाएगा प्राइस में बहुत ज्यादा। तो जो कॉस्टिंग आ रहा है कौन बियर करेगा, फार्मर बियर करेंगे। प्रॉब्लम किनको होगा, फार्मर को। लॉस किसका होगा, फार्मर का। तो जब कभी इनपुट का कॉस्ट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, फार्मर को लॉस होता है। ठीक है, फूड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड फॉर लिविंग एंड वर्क। जो भी लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। हाउ फूड रीचेस अर्बन एरिया, फूड अर्बन एरिया, शहरी एरिया तक पहुंचता कैसे है, फार्मर्स उसे ग्रो करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स उसे कैरी करके ले जाते हैं, ट्रेडर्स होलसेलर उसे सेल करते हैं सिटी में, फिर मार्केट तक पहुंचता है या रिटेलर तक पहुंचता है वो। मतलब अब सिंपल वे में समझो कि पहले फार्मर से ग्रो किया, वहां फार्मर के पास से जो ट्रांसपोर्टर था, वो ट्रांसपोर्टर लेके चला गया होलसेलर के पास। होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को। रिटेलर से किसे मिलेगा, रिटेलर से मिलेगा कंज्यूमर को, मतलब हम लोगों को। मतलब इस चेन टाइप में हमें ये हमारा फूड सप्लाई चेन। ठीक है, इस टाइप से हमें फूड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री अफेक्ट्स फार्मर्स टू। इंडस्ट्री भी फार्मर्स को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, कॉटन एग्जांपल, कॉटन फार्मर डिपेंड ऑन टेक्सटाइल कंपनी एंड मिल्स टू बाय देयर कॉटन। जैसे कॉटन फार्मर कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है तो किस पे डिपेंडेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे बोलते हैं, जो कपड़ा बनाती है, क्लोथ बनाती है। तो जो फार्मर कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है वो डिपेंडेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कॉटन परचेस नहीं करेगी तो फार्मर का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, एक कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन कॉटन और बाई लेस, इट अफेक्ट द फार्मर्स डायरेक्टली। मतलब अगर कंपनी कॉटन बाई नहीं करती है या फिर कम बाई करती है, इससे अफेक्ट किसे होगा, फार्मर को होगा। ठीक है, डिमांड फॉर कॉटन डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ फार्मर डिक्रीज हो जाएगा। जैसा डिमांड डिक्रीज हुआ तो फार्मर का प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ। कॉटन प्राइसेस गो डाउन। अब अगर डिमांड ही नहीं होगा किसी चीज का तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली डाउन होगा ना। देखो एग्जाम्पल ये समझते हैं, अगर मान लो कोई ऐसी कार है या कोई ऐसा फोन है जिसका मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गया है, तो कंपनी क्या करती है, उसे उसका प्राइस रिड्यूस करके बेचती है। ठीक है, मतलब जिस चीज का डिमांड नहीं होगा तो उसका प्राइस हाई जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, और जिस चीज का डिमांड होता है देखना उसका प्राइस बहुत हाई जाता है। ठीक है, तो अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कॉटन का अगर डिमांड नहीं हो तो कॉटन का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे लॉस किसको सफर करना होगा, लॉस सफर करना होगा फार्मर को। फार्मर फेस फाइनेंशियल लॉस, पहले मैंने बताया कि लॉस किसको होगा, फार्मर को। मतलब यहाँ बोलने से कि फार्मर भी डिपेंडेंट किसके ऊपर है, फार्मर भी डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। सीड सप्लाई का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो, फार्मर नीड गुड क्वालिटी सीड्स टू गेट गुड हार्वेस्ट। अगर फार्मर को गुड हार्वेस्ट चाहिए, अच्छा हार्वेस्टिंग करना है, तो हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा क्वालिटी का सीड चाहिए होगा। ठीक है, जैसे हम लोग HYT सीड भी बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड, HYT सीड। तो फार्मर को अगर अच्छा हार्वेस्ट करना है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, तो उसे एक अच्छा सीड चाहिए होता है। They depend on the companies and organization for quality seed। मतलब वो किस पे डिपेंडेंट है, कंपनी के या अदर ऑर्गेनाइजेशन पे जो अच्छी क्वालिटी के सीड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फार्मर चीजें ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सीड कंपनी रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस एंड सप्लाई क्वालिटी सीड। मतलब सीड कंपनीज है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड करती है। वो क्वालिटी ऑफ सीड जो कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हायर प्रोडक्शन में। कि मतलब अगर उस क्वालिटी ऑफ सीड का हम यूज करते हैं तो प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा हमारा। ठीक है, हाउ सीड सप्लाई वर्कर, सीड कैसे पहुंचता है वर्कर्स तक, मतलब फार्मर्स तक। रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है जो सीड पे रिसर्च कर रही है, वो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सीड, मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड डेवलप करती है। ठीक है, प्रोडक्शन सीड कंपनीज प्रोड्यूस क्वालिटी सीड इन लार्ज क्वांटिटी। अब जो लाइक रिसर्च के बाद मान लो कोई अच्छा सीड मिल जाता है तो उसको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किया जाता है। लार्ज नंबर में क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, जो फार्मर्स है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, तो उन्हें ज्यादा नंबर्स में चाहिए सीड। तो पहले सीड का रिसर्च किया गया,
अच्छा क्वालिटी का सीड मिल गया, अब उस अच्छा क्वालिटी का सीड होता होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तक पहुंचाया जाएगा, सॉरी उसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जाएगा, मतलब सीड मिल गया, अब सीड का प्रोडक्शन किया जाएगा, लार्ज नंबर में बहुत सारा सीड का प्रोडक्शन किया जाएगा। टेस्टिंग एंड क्वालिटी, सीड आर टेस्टेड फॉर क्वालिटी प्योरिटी एंड जर्मिनेशन, मतलब अब प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद वहां टेस्ट किया जाएगा कि ये क्वालिटी जो हमने सीड प्रोड्यूस किया है क्या ये अच्छी क्वालिटी का है या फिर नहीं है। मतलब हमने तो पहले रिसर्च किया था कि हम लोग रिसर्च किया अच्छा क्वालिटी का सीड, उसके बाद उसका हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा दिए कि जिससे ज्यादा हमें सीड मिल जाए, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद क्या वो सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी में रहा या नहीं रहा, इसका टेस्ट होता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, सीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डीलर्स, कोऑपरेटिव्स एंड गवर्नमेंट सेंटर, मतलब अब सीड को क्या होगा डीलर्स के थ्रू, कोऑपरेटिव्स के थ्रू या फिर गवर्नमेंट सेंटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, किसको, फार्मर्स को, मतलब इस टाइप से फार्मर्स तक सीड पहुंचता है। एग्जाम्पल नंबर 7, फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स, फेयर प्राइस फॉर फार्मर्स मतलब फार्मर वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, दे नीड अ फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप टू अर्न डिसेंट लिविंग, मतलब अब फार्मर को बहुत ज्यादा मेहनत लगता है क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। अब फार्मर जब इतना मेहनत करके क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा हो, उसे एक फेयर प्राइस मतलब एक अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो फार्मर का लॉस होगा। तो फार्मिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फार्मर को एक फेयर प्राइस मिले, एक अच्छा प्राइस मिले, क्योंकि उसका मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन फिक्स मिनिमम सपोर्टिव प्राइस एमएसपी फॉर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडिलमैन, मतलब देखो होता क्या है ना कि जैसे मान लो फार्मर प्रोड्यूस किया, अब उसको कोई सेकंड पर्सन लेगा फार्मर प्रोडक्ट, फिर वो ले जाके लाइक मान लो उससे ले लिया डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, होलसेलर लेके जाके दिया रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा अपने शॉप में या फिर मार्केट में, ठीक है। तो जो मिडिल मैन इतने सारे हैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के खरीदते हैं फार्मर से कोई भी सामान, वो फार्मर से कोई भी लाइक हार्वेस्टेड क्रॉप्स खरीद रहे हैं तो अपना मार्जिन भी तो रखेंगे, ठीक है, फिर वो मार्केट तक पहुंचेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्टार्टिंग में एमएसपी अनाउंस कर देती है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी का मतलब ये होता है कि मिनिमम फार्मर से इतने रुपीज में खरीदा जाएगा, मान लो 1 टन का प्राइस 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट पहले ही अनाउंस कर देगी, जब सीड शो किया जाता है, ठीक है, उससे पहले ही अनाउंस हो जाता है कि एमएसपी क्या रहेगा हर एक क्रॉप के लिए, ठीक है। वो गवर्नमेंट इसलिए अनाउंस कर दी कि फार्मर के साथ गलत ना हो, ठीक है। तो एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि कम से कम उसके नीचे फार्मर से कोई सामान कोई भी क्रॉप नहीं खरीदा जाएगा, फार्मर को कम से कम उतना पैसा देना होगा क्रॉप परचेस करने के लिए, मतलब फार्मर से जो भी क्रॉप परचेस कर रहे हैं कम से कम एमएसपी जो है उतना पैसा फार्मर को देना होगा मिनिमम, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी इज डाइवर्स, इंडियन इकोनॉमी बहुत डाइवर्स है, कैसे डाइवर्स, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद डाइवर्स पीपल, रीजन, क्लाइमेट एंड रिसोर्स, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री जहाँ बहुत तरह की डाइवर्सिटी है, लाइक यहाँ के लोग डिफरेंट टाइप के हैं, यहाँ अलग अलग टाइप का रीजन है, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, अलग अलग टाइप का रिसोर्स है, तो यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट रीजन के कारण से है, ठीक है। दिस लीड टू डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशनल लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इस डाइवर्सिटी के कारण से क्या होता है कि जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो भी डिफरेंट टाइप का हो जाता है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी डिफरेंट टाइप का हो जाता है, क्यों, डाइवर्सिटी के कारण से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, अगर हम इंडिया में डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल ले तो क्या है, ऑक्यूपेशन, पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब लोग डिफरेंट टाइप के वर्क में इंगेज है, ठीक है, फार्मिंग में, फैक्ट्री वर्किंग में, टीचिंग में, बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में, सर्विस में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, लोगों का डिफरेंट टाइप का लाइफस्टाइल भी है, ठीक है। कैसे, पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम, लाइक लोग का जो वे ऑफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे, एजुकेशन पे, ठीक है, कस्टम एंड ट्रेडिशन पे, मतलब जैसा उनका इनकम होगा, जैसा उनका एजुकेशन होगा। नेक्स्ट है रीजन, रीजन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के रीजन, लाइक माउंटेन्स है, प्लेन्स है, कोस्टल एरियाज है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है। अब जैसा डेजर्ट, सॉरी जैसा क्या बोलते हैं हम लोग, रीजन, वैसा लाइफस्टाइल, ठीक है। लाइक माउंटेन में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, प्लेटूस में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, प्लेन्स में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग है, डेजर्ट में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल अलग है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है इस पे डिपेंड कर लोगों का वे ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज, डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एक्सेट्रा, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है तो किसी जगह फॉरेस्ट ज्यादा है, किसी जगह वाटर है तो किसी जगह वाटर का शॉर्टेज है,
जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो भी अलग एरिया में अलग अलग टाइप से है। जैसे हम एग्जाम्पल झारखंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है, बट बिहार में नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो बोले सेंस है कि पीपल जो वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सारे फैक्टर्स पे। वाई डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इट ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। अब डाइवर्सिटी के कारण से क्या होगा, डिफरेंट ऑप्शन भी है हमारे पास, और डिफरेंट ऑप्शन के कारण से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है डेवलपमेंट का, फिर हम लोग डिफरेंट सेक्टर में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स बैलेंस ग्रोथ ऑफ द कंट्री। बैलेंस ग्रोथ मतलब ये हेल्प करता है बैलेंस ग्रोथ ऑफ द कंट्री, की हमारी जो कंट्री है वो किसी एक सेक्टर में ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा और किसी एक सेक्टर में कम डेवलप नहीं हो रहा, वो सारे सेक्टर में इक्वल डेवलप हो रहा है, वो सारे सेक्टर में क्या है, बैलेंस बना हुआ है। It makes our economy stronger and self-reliant. It promotes unity in diversity and strengthens the nation. और इससे क्या हो रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट हो रहा है हमारे नेशन में। All sectors are equally important. जो हमारा सारा सेक्टर है वो इक्वल इंपॉर्टेंट है। कैसे? The primary, secondary, tertiary sector are different, but all are equally important for the country economy. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, और टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो हमारा जो तीनों सेक्टर है ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। बैलेंस डेवलपमेंट जो मैंने पहले बताया था उसे मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, बैलेंस डेवलपमेंट मीन्स ऑल थ्री सेक्टर ग्रो टुगेदर एट द सेम टाइम। मतलब ये तीनों सेक्टर ये सेम टाइम पे डेवलप हो। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप करे, सेकेंडरी भी डेवलप करे, टर्शियरी भी डेवलप करे। क्योंकि अगर कोई एक डेवलप नहीं करता तो उसका आंसर दूसरे को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंस है। तो अगर कोई एक सेक्टर भी डेवलप नहीं करेगा तो दूसरे सेक्टर को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिपेंड एंड क्रिएट अ स्ट्रांग इकोनॉमी। मतलब अगर हर एक सेक्टर डेवलप करेगा तो इससे क्या होगा, रेड्यूसिंग डिपेंडेंस एंड क्रिएट स्ट्रांग इकोनॉमी। इससे क्या होगा, डिपेंडेंस घटेगा। ठीक है, कि हर एक सेक्टर अपना काम, मैक्सिमम काम तो खुद से कर लेगा, और जो बचा हुआ कुछ काम होगा वो अदर सेक्टर से हेल्प लेगा वो। वाई बैलेंस डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट? फर्स्ट है स्टडी ग्रोथ। ऑल सेक्टर ग्रो टुगेदर लीडिंग टू स्टडी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सारा सेक्टर एक साथ डेवलप करे तो हमारा क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। मोर एम्प्लॉयमेंट, जो सारा सेक्टर डेवलप करेगा तो उसमें क्या होगा, जॉब्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा जिससे लोगों को जॉब मिलेगा। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, जब लोगों को अच्छा जॉब मिलेगा तो उससे इनका क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा। तो इनकम इंक्रीज करे तो उनका वे ऑफ लाइफ भी स्टैंडर्ड होगा। रेड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ रेड्यूस डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन एंड पीपल। जब डेवलपमेंट होगा, सारे सेक्टर इक्वली डेवलप करेंगे, इक्वली ग्रोथ करेंगे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि लोगों के पास इनकम आएगा और गरीबी और अमीरी मतलब पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस रिड्यूस होगा। क्योंकि हर कोई जब काम करेगा तो हर कोई एक मिडिल क्लास तक या हायर क्लास तक डेवलप हो पाएगा, और इससे क्या होगा, हमारा जो डिफरेंसेस है रिच एंड पुअर का वो खत्म होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो बैलेंस ग्रोथ है ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो तीनों सेक्टर है लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों ग्रोथ करें। बैलेंस डेवलपमेंट बेनिफिट एवरीवन। बैलेंस डेवलपमेंट से हर एक पर्सन को, हर एक कम्युनिटी को प्रॉफिट होता है। कैसे? बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंश्योर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जब तीनों सेक्टर डेवलप होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। क्योंकि जब तीनों सेक्टर डेवलप करेगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इस कारण से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। टू रेड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा मतलब लोगों को जॉब ज्यादा मिल रहा है, जब लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगा मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। ठीक है, जब लोगों को जॉब मिलेगा तो लोग गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास या हाई क्लास के होंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, पुअर जो सोसाइटी है वहाँ नंबर क्या होगा, कम होगा, मतलब गरीब लोगों का संख्या कम होगा और इनइक्वालिटी कम होगा। क्योंकि जब आप लाइक अर्निंग करने लगेंगे तो आप एक लेवल में पहुंच जाएंगे और उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कम हो जाएगा। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्या होगा, जब इनकम होगा, जब पैसा आएगा लोगों के पास जॉब के थ्रू, तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करेगा। तो अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, और इससे क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल जाए, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ है वो चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ बैलेंस डेवलपमेंट हेल्प। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल सेक्टर्स ग्रो टुगेदर। ठीक है, दिस लीड टू स्टडी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये हमने पिछले स्लाइड में लगभग हमने बता दिया था इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट सोशल प्रोग्रेस। मोर जॉब, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। सोशल प्रोग्रेस कैसे होगा, सोसाइटी का प्रोग्रेस कैसे होगा, ज्यादा जॉब मिलेगा, ज्यादा एजुकेशन मिलेगा
तो उससे क्या होगा, लोगों को आसानी से जब अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा। जब आपके पास पैसा आता है, ठीक है, मतलब जब जॉब आता है तो पैसा आता है, जब पैसा आता है तो अच्छा एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिलता है, जिससे क्या होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। रेडिस इनइक्वालिटी, ये मैंने पहले बता दिया, इनइक्वालिटी कैसे रेडिस होगा, जब जॉब मिलेगा तो लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएंगे और इसके सोसाइटी में क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगा। सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब कंजर्व नेचुरल रिसोर्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन, मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्स का यूज पूरा पूरा अभी कर लें, हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखें, ठीक है, मतलब अपनी ग्रीड के लिए पूरा नेचुरल रिसोर्स का हम लोग यूज ना कर लें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को बचा के रखें, ठीक है। ऑल सेक्टर्स वर्क टुगेदर, सारे सेक्टर मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं देखो, ठीक है। The primary, secondary and tertiary sector depend on each other together. They create growth and development. मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये क्या क्रिएट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे? न्यू जॉब्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, इनकम इंक्रीज होता है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। मतलब जब तीनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, तीनों सेक्टर डेवलप होता है तो ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलता है, इनकम इंक्रीज होता है, जैसे जॉब मिला क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ क्या हुआ, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव हुआ, ठीक है। What happens if sectors are unbalanced? अगर सेक्टर अनबैलेंस हो जाए तो क्या होगा देखो, when one sector grows faster than other it creates problem in the economy। जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से ज्यादा फास्ट ग्रो करने लगेगा तो इससे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा इकोनॉमी में? मोर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक सेक्टर तो ग्रोथ कर रहा है वहां अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो अदर सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा वहां अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस कारण से अगर एवरेज हम लोग टोटल देखें तो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ही आ रहा है ना। फिर सारा सेक्टर डेवलप करे तब तो मोर एम्प्लॉयमेंट आएगा, तो एक सेक्टर डेवलप कर रहा दूसरा सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा, तो इस कारण से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। इफ इंडस्ट्री ग्रो बट सर्विस एंड एग्रीकल्चर डू नॉट, मैनी पीपल रिमेन विदाउट जॉब। मतलब फिर जैसा मैंने बताया कि जैसे मान लो इंडस्ट्री डेवलप कर रहा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब सेकेंडरी सेक्टर में जॉब तो आ रहा है, बट मान लो सर्विस सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा तो उस सेक्टर में जॉब तो नहीं आ रहा ना, इस कारण से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा, ठीक है। सेकंड है इनकम इनइक्वालिटी, अब किसी सेक्टर के पास ज्यादा पैसा है, किसी सेक्टर के लोगों के पास कम पैसा है, तो इससे क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। थर्ड आता है स्लो ओवरऑल ग्रोथ, जो ओवरऑल ग्रोथ होगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो बोलने का सेंस ये है कि बैलेंस्ड ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस ग्रोथ से क्या होता है, इन एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, ठीक है, जिससे इनकम इंक्रीज होता है और जिससे वे ऑफ लाइफ भी स्टैंडर्ड होता है। अगर अनबैलेंस ग्रोथ होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी आएगा और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है लोगों का वो भी नहीं हो पाएगा। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्या ऑक्यूपेशन होता है, फ्लावर कल्टीवेटर, फिशर, गार्डनर, बी कीपर, ठीक है। फ्लावर कल्टीवेटर जो फ्लावर कल्टीवेशन करते हैं, फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, गार्डनर जो गार्डनिंग का काम करते हैं, बी कीपर एंड फार्मर, ठीक है। बी कीपर कौन होते हैं, जो बी मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा जॉब है जिसमें अच्छा इनकम है, जॉब सॉरी ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत अच्छा इनकम है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या ऑप्शन है, टेलर, पोर्टर, बास्केट वीवर, मैच फैक्ट्री वर्कर, ठीक है, जो मैच स्टिक बनाते हैं, ये सारा किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी सेक्टर के ऑक्यूपेशन का। टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, कुरियर बॉय जो आपके घर तक कुरियर पहुंचा रहा है, मनी लैंडर जो लाइक इंटरेस्ट पे पैसा देता है, ठीक है, जो लोग मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में पढ़ेंगे मनी लैंडर के बारे में डिटेल में। तो ये भी क्या सर्विस सेक्टर है। टूरिस्ट, पुजारी, आज जो आपके घर में पंडित जी पूजा करा रखते हैं वो भी क्या देते हैं, सर्विस ही तो देते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, कॉल सेंटर एम्प्लॉय जैसे कि बहुत सारे कस्टमर केयर कॉल सेंटर होता है या अदर कॉल सेंटर होता है, तो वो कॉल सेंटर एम्प्लॉय क्या दे रहा है, सर्विस। तो ये सारा ऑक्यूपेशन किसका है, टर्सरी सेक्टर का। इजी आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी सेक्टर मतलब इजी आइडेंटिफिकेशन मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर है, कौन सा टर्सरी सेक्टर है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स से नेचर से रिलेटेड है, जो कुछ भी नेचर से मिल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी मिक्स ऑब्लिक प्रोसेस, कुछ हम लोग बना रहे हैं या किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं या फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो दोनों किसमें आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड सर्विस, जो भी सर्विस सेक्टर है वो क्या किसमें आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। तो मतलब इसमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग, वो था उस स्लाइड में हमारा। सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, एक एग्जांपल यहां से हम लेते हैं, ग्रो क्रॉप, प्राइमरी सेक्टर क्रॉप ग्रो करता है, ठीक है,
जो फैक्ट्री है उसे प्रोसेस करता है, ट्रांसपोर्टेशन उसे मार्केट तक या डीलर तक या होलसेलर तक पहुंचाता है, और फिर वहां से कहां तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक, जो हमने पहले भी इसे पढ़ा है। ठीक है, कंपेयरिंग थ्री सेक्टर, हम लोग तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, तो इकोनॉमिक डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। जो हमारा इकोनॉमी है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो हमने पहले बता दिया था, जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करता है, सेकेंडरी जो प्रोडक्शन में काम करता है, टर्सरी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये तीनों सेक्टर को कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो, हाउ डू वी मेजर प्रोडक्शन? ठीक है, वी कैन नॉट सिंपली काउंट द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बिकॉज गुड्स डिफर क्वांटिटी एंड प्राइस। मतलब बोलने का सेंस ये है कि प्राइमरी सेक्टर में मान लो गन्ना का प्रोडक्शन हुआ, तो हम ये नहीं काउंट करेंगे कितना गन्ना प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में मान लो चीनी बना, तो हम ये नहीं काउंट करेंगे कितना चीनी बना, मतलब कितना केजी चीनी बना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तीनों सेक्टर में कि कौन सा सेक्टर से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा सेक्टर से कम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो वीट, वीट का जो प्राइस है 20 पर केजी है। ठीक है, wheat and coconut cannot be counted in the same way। जैसे wheat का प्राइस 20 पर केजी है, कोकोनट कैसा 20 पर पीस है, तो ये दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर पीसेस के बेस पे सेल किया जा रहा है और ये पर केजी के बेस पे सेल किया जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सो इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो लोग जो इकोनॉमिस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते थे, मतलब कैसे कंपेयर करते थे तीनों सेक्टर को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को कंपेयर कैसे किया जाता था? वैल्यू के बेस पे। मतलब हम उसका नंबर काउंट नहीं करेंगे कि उस सेक्टर से कितना प्रोड्यूस हो रहा, हम ये देखेंगे कि उस सेक्टर से कितना वैल्यू का प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब प्राइमरी सेक्टर से कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, टर्सरी सेक्टर से कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है। वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। वैल्यू कैसा आएगा? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम प्राइस से, मानो हमारे पास 10 क्वांटिटी है, उसका प्राइस है 2 रुपीज, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया? 20 रुपीज। ठीक है, वाई काउंट फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स क्यों काउंट करते हैं हम लोग? जैसे मान लो कि हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स का क्यों कैलकुलेट करते हैं प्राइस या वैल्यू? देखो, इफ वी काउंट एवरी गुड एट ईच स्टेज द सेम वैल्यू विल बी काउंटेड अगेन एंड अगेन। मतलब अगर हम लोग हर एक स्टेज में काउंट करेंगे तो सेम चीज 4-5 का काउंट हो जाएगा। मतलब कैसे? देखो, वीट ग्रो हुआ, इसका वैल्यू काउंट कर लिए, फिर वो वीट फैक्ट्री में पहुंचा, उससे क्या बना? फ्लोर बना, मतलब आटा बना, तो उसका वैल्यू भी काउंट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वीट का जो कॉस्ट था वो तो इसमें इंक्लूडेड है ना, कि जब कोई भी कंपनी मान लो फ्लोर बना रहा है, आटा बना रहा है, जो फ्लोर मिल है, तो वो तो फ्लोर का जो प्राइस होगा उसमें वीट का प्राइस तो इंक्लूडेड होगा। तो हम वीट का प्राइस अलग कैलकुलेट करेंगे, फ्लोर का प्राइस अलग कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो रंग कैलकुलेशन हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे जैसे फ्लोर पहुंचा बिस्किट बनाने के लिए, तो बिस्किट में फ्लोर का और वीट का प्राइस इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली किसका प्राइस कैलकुलेट करेंगे? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनेगा ना, उस फाइनल गुड्स एंड सर्विस का हम लोग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस जो होगा उसका प्राइस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो होता है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस का प्राइस ऑलरेडी एडेड रहता है। ठीक है, तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस का प्राइस कैलकुलेट नहीं करते। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि फ्लोर जो है वो अगर जो वीट है अगर फ्लोर तक पहुंच रहा है, अगर फ्लोर बन रहा है तो फ्लोर में क्या है? वीट का प्राइस इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो फ्लोर बिस्किट कंपनी तक पहुंच रहा है और बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट में वीट का, फ्लोर का और बिस्किट का तीनों का प्राइस इंक्लूडेड है। तो हम लोग किसका प्राइस देखेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब हमारा जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, GDP equal to gross domestic product. It is the total value of all final goods and service produced within a country during a particular year. कि हमारे कंट्री में पर्टिकुलर ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू होता है जीडीपी। ठीक है, जैसे कि देखो द साइज ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी क्या क्या बताता है? साइज ऑफ इकोनॉमी, मतलब आपका जीडीपी ज्यादा है, मतलब आपका इकोनॉमी का साइज कैसा है? बड़ा है। टोटल प्रोडक्शन बताता है कि आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि वैल्यू से ही पता चलता है प्रोडक्शन कितना हुआ है। और थर्ड है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जीडीपी क्या बताता है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, कि फाइनली कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ। जीडीपी कैसे फाइंड करते हैं? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। पूरे एक साल में सारे वैल्यू को ऐड कर लेता है हम लोग, कि एक साल में टोटल वैल्यू कितना हम लोग प्रोड्यूस किए हैं, मतलब कितने वैल्यू का हम लोग पूरे एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोडक्शन किए हैं। ये होता है हमारा जीडीपी। मेजर जीडीपी इंडिया। इंडियन जीडीपी कैसे मेजर होता है? इन इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स।
व्हाट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, गुड्स प्रोड्यूस, सर्विस प्रोवाइडेड, देयर प्राइसेस। मतलब हम लोग इंडिया में जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला, गुड्स प्रोड्यूस, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ। सर्विस प्रोवाइडेड, कितने वैल्यू का सर्विस प्रोवाइड किया गया। देयर प्राइसेस, मतलब गुड्स एंड सर्विस का प्राइस, ठीक है, कितना गुड्स प्रोड्यूस, सॉरी रिपीट करते हैं, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, मतलब गुड्स का क्वांटिटी, ठीक है। गुड्स का क्वांटिटी पहले हम पता करेंगे, फिर सर्विस का क्वांटिटी पता करेंगे, फिर गुड्स एंड सर्विस का प्राइस पता करेंगे, कितने का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, कितने का सर्विस प्रोड्यूस हुआ। मतलब लाइक मान लो 10 गुड्स प्रोड्यूस हुआ, उसका प्राइस है 2 रुपीज, तो टोटल कितना हुआ 20 रुपीज। मान लो जो सर्विस प्रोवाइड किया गया वो 10 यूनिट सर्विस प्रोवाइड किया गया, तो उसका प्राइस है 2 रुपीज, तो कितना हुआ 20 रुपीज का सर्विस प्रोवाइड किया गया। तो पहले क्या देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, कितना सर्विस प्रोड्यूस हुआ, फिर उसका प्राइस देखेंगे। प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर, जो हमारा 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उन तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन कितना हुआ है। अब प्रोडक्शन इन डिफरेंट रीजन, और उन तीनों सेक्टर में अलग अलग रीजन कितना प्रोडक्शन हुआ। तो शॉर्ट में बोले तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, तीनों का मिलाकर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू नॉट क्वांटिटी, ठीक है। तो तीनों सेक्टर का जो हमारा वैल्यू होता है उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपना जीडीपी, ठीक है।